कैसे हैं सब लोग? लास्ट टाइम अपन मिले थे। कुछ बच्चे कम दिख रहे हैं, कुछ नए भी दिख रहे हैं। कम ज़्यादा होते रहते हैं। चलिए, ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं सबको प्रणाम। जतिन, सक्षम, प्रिंस, ऋचा, उत्कर्ष, सोनम, दिवाकर और जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सबको प्रणाम। ऐसा कोई जो पहली बार मिला है मुझसे आज, एकदम फर्स्ट टाइम? आप दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। बाकियों से तो मुलाकात हो गई थी पिछली बार, है ना? क्या पढ़ रहे थे अपन? लॉ ही पढ़ रहे थे ना? हाँ, फिर ठीक। चलो। लास्ट टाइम जब मैंने आपके बैच ली थी तो कितने दिन ली थी बेटा? एक दिन की 2 दिन? एक दिन। और क्या पढ़ा था उस एक दिन में अपन ने सीए कोर्स के बारे में? कैसे इस कोर्स में अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे चेंजेस आए। ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाना ही स्टार्ट करता हूँ, इधर उधर की बात करे बगैर अपन सीधे पढ़ेंगे। चलिए, एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो। कहाँ गई? चलो, कुछ नया लाता हूँ आपके सामने। देखो, आप जरा आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ इंडियन लॉज लिखे हुए दिख रहे हैं, भारत के कुछ कानूनों के नाम। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या तीन अलग अलग मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाए, है ना? तीन अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 तीन लिखा हुआ है। ऊपर 1 2 3 4 5 अलग अलग कानून है। बीच में 1 2 3 4 5 कानून है और नीचे भी 1 2 3 4 5 कानून है। अब आम तरीका और मेरे पढ़ाने के तरीके में जो अंतर है अपन उस पर बात करेंगे 2 मिनट में। हम क्या करेंगे, आईआईएम टेक्निक से सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ पैटर्न्स। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हम उन पैटर्न्स को कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर द पैटर्न्स। कंपेयर करने के बाद हम उन निकालेंगे प्राइमरी कंक्लूजन्स। उसके बाद कंक्लूजन्स पे हम वी विल रेज क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के हम ढूंढेंगे सॉल्यूशंस या आंसर्स। और तब जाके हमको मिलेगा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पढ़ने का। पैटर्न समझ में आया? ऐसे मेथड टीचिंग के बहुत सारे टेक्निक्स मैंने डिवाइस किए। किसी दिन आने वाले समय में किताब लिखेंगे, टीचर्स को काम आएगी वो किताब कि पढ़ाते कैसे हैं। ठीक, वो बात की बात है। पहले अपन क्या करने वाले फिर देखो। जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसके अंदर पैटर्न ड्रॉ करेंगे, पैटर्न्स को कंपेयर करेंगे, शुरुआती कंक्लूजन निकालेंगे। उसके बाद उन कंक्लूजन्स के ऊपर क्वेश्चन रेज करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। और जब आंसर मिल जाएगा तो जो आएगा वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या हम उसको बोल सकते हैं ये है हमारी 360 डिग्री लर्निंग, जिससे कम में हम काम नहीं चलाएंगे। ठीक। तो चलो, इस मेथड पे अगर पढ़ना है आपको नए तरीके से, तो इन तीन में पैटर्न ड्रॉ करके बताओ कि क्या पैटर्न ड्रॉ हो रहा है आपके हिसाब से। इन तीनों पैटर्न्स, इन तीनों को पढ़ना है, इन पांच और इन पांच को। और आपको ढूंढना है कि कोई एक पैटर्न तो है।
एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें है और इनमें है, बना के बताना है। शार्प बच्चा। देखो ये नया तरीका है ना, थ्योरी पढ़ने के सारे तौर तरीके बदल दूंगा आपके। थ्योरी कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ाया, ये लाइन समझा दी, इंग्लिश का हिंदी कर दिया, रटवा दिया, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, पास करा दिया। ये है आम तरीका। आम तरीके से पढ़ना है कि मेंटोस तरीके से पढ़ना है? आम जिंदगी जीना है कि मेंटोस जिंदगी जीना है? भाई आम जिंदगी में तो सीए बन जाओगे, सीए बन जाओगे तो 50-60 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाख रुपए महीने की। लेकिन मेंटोस सीए बनोगे तो फिर लोग, मैंने बोला था आपको, पीठ पे से याद करेंगे कि यार ये काम शैलेंद्र ही कर सकता है, बस कहाँ गया, ये रहा, हाँ शैलेंद्र। अब दिखा नहीं ना मेरे को यार, आया शैलेंद्र, ऐसा। तो फिर अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे। ऑनलाइन बच्चे भी एक बार हाँ बोल दो कि हाँ सर वैसे ही पढ़ेंगे अपन। पास होना तो बात की बात है, वो तो हो ही जाएंगे, बच्चे हो जाते हैं। 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है भारत में, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, पास पास तो करा देंगे। चलो आप तो मजा लो बस विजडम का और इंटेलेक्चुअल स्किल्स का। जल्दी बताओ क्या पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, बनाओ। नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा, इसी सवाल ही नहीं, ट्राई करो। सक्षम, सक्षम पहले बैठा है क्या मेरी किसी क्लास में? बढ़िया बात बोली आपने बेटा, इनको बताएंगे बाद में, पहले ये ट्राई कर ले फिर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, है तो सारे बिजनेस से रिलेटेड अधिकतर। ईयर का पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, क्या ड्रॉ हो रहा है? अच्छा सक्षम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो आप, मैं पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या आप ये देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 5, 1 वाले 5 और ये 2 वाले 5, इन सब के अगर ईयर चेक करो तो ये सारे ईयर आज़ादी के पहले के। चेक करो, 1872 आज़ादी 1947 में हुई, और उसके पहले के हैं कि नहीं चेक कर लो। 1872, 1932, 1872, 1860, 1899, 1881, 1882, 1897, 1930, 1908। मतलब 18th और 19th, मतलब 19th और 20th सेंचुरी के एक्ट्स हैं सारे। कुछ 1800 वाले हैं, कुछ 1900 वाले हैं, कुछ 1800 वाले हैं, कुछ 1900 वाले हैं, लेकिन सारे के सारे आज़ादी के पहले के हैं। और ये जितने भी हैं सब आज़ादी के बाद के हैं। 2002, 2000, 1948, 2013, 2008। ठीक। इसका मतलब हमारे पास दो तरह के लॉ हैं, कौन कौन से? बोले 1 और 2, ये प्री इंडिपेंडेंस है, और 3 जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है। बोल सकता हूँ पोस्ट मतलब बाद का, और प्री यानी पहले का, बराबर। तो एक पैटर्न तो ये ड्रॉ हुआ कि ये शुरू के 10 एक्ट्स प्री इंडिपेंडेंस है और अंतिम के 5 एक्ट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। एक तो ये पैटर्न ड्रॉ हुआ। चलो दूसरा, दूसरा ये कि प्री इंडिपेंडेंस के जो ये 10 हैं, 1 और 2, इसमें पहले 5 में इंडियन लिखा है, लेकिन दूसरे 5 में इंडियन नहीं लिखा है। चेक करो। तो इसका मतलब अब अगर पैटर्न ड्रॉ हो गया, हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया, और आजादी के बाद के जितने भी हैं उनमें एक में भी इंडियन नहीं लिखा है, और आजादी के पहले के जो हैं उसमें कुछ में इंडियन लिखा है और कुछ में इंडियन नहीं लिखा है। तो कुल मिला के पैटर्न क्या ड्रॉ हुआ कि हमारे पास दो तरह के कानून हैं, एक इंडिपेंडेंस के पहले के और एक इंडिपेंडेंस के बाद के। इंडिपेंडेंस के बाद के जो कानून हैं उनमें किसी में भी इंडियन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले के जो कानून हैं उनके फिर दो पैटर्न बन रहे हैं, कुछ में इंडियन लिखा है और कुछ में इंडियन नहीं लिखा है, बराबर। ठीक। अब जैसे ही हमने पैटर्न्स कंपेयर कर लिए तो हमारे पास एक प्राइमरी कंक्लूजन आ गया कि कंक्लूजन का चार्ट क्या है कि दो प्रकार के कानून हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस और दूसरे पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडियन वर्ड कहीं पे भी नहीं है। प्री इंडिपेंडेंस दो प्रकार के हैं, कुछ वो जिनमें इंडियन वर्ड है और कुछ वो जिसमें इंडियन वर्ड नहीं है। तो क्या हम इस प्राइमरी कंक्लूजन पे पहुंच गए कि टाइप्स ऑफ लॉ इस दृष्टिकोण से इतने प्रकार के हैं? चलो यहां तक पहुंच गए। तो अब जैसे यहां पे पहुंचे, अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप ये है कि वी विल रेज क्वेश्चंस। अब हम प्रश्न प्रश्न खड़े करेंगे, और प्रश्न कितने खड़े हो रहे हैं? 3। कि आजादी के बाद के किसी भी कानून में इंडियन क्यों नहीं है,
आजादी के पहले के कुछ कानूनों में इंडियन क्यों है और कुछ कानूनों में इंडियन क्यों नहीं है। ये तीन प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो अगली स्टेप क्या है, रेस क्वेश्चंस। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर हमने ढूंढ लिए और उत्तर मिल गए, तो क्या हमको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा और हमको हमारे एक्ट का नाम पढ़ने में मजा आ जाएगा कि हाँ यार, हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं उसके नाम में इंडियन क्यों है। इसके बिना शुरू करा अगर पढ़ाना तो क्यों कैसे इसको फिर पढ़ाना थोड़ी बोलेंगे यार, बात समझ में आई। मैं शुरू कर दूं कि बेटा चलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चलो आओ, एक्ट का नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये कहाँ लागू होता है, बोले पूरे इंडिया पे लागू होता है। फिर ये 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। तो इसमें आपको मजे तो आ जाएंगे। 4 बार मैं चिल्लाऊंगा, 3 बार आपसे बुलवाऊंगा, जोर जोर से एक्शन बाजी करके चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा क्या पढ़ाया यार, क्लास में याद करा दिया। लेकिन धोखेबाजी समझ में नहीं आएगी कि धोखेबाजी क्या चल रही है। बोलो हाँ, इंटेलेक्ट पे खेल खेलना है कि नॉर्मल टीचिंग चाहिए आपको, जैसे इतरा इतरा के सब कर रहे हैं। क्या बनना है बताओ, शार्प वाइज कि बुद्धू। हाँ तो फिर वही चलने दो ना जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर तीन प्रश्नों के उत्तर खोजना है कि नहीं खोजना है, खोजना है। करे बात करें उन तीनों प्रश्नों के उत्तर पे। पहला प्रश्न क्या है कि आजादी के पहले के जो कानून है वो दो प्रकार के क्यों हैं, किसी में इंडियन है और किसी में इंडियन नहीं है, और आजादी के बाद के किसी भी कानून में इंडियन नहीं है, ऐसा क्यों। तो पहले किसका उत्तर दूं इन तीनों में से, पहले इसका ले लेते हैं, ये छोटा है। तो मान लो आजादी के बाद जब कानून बने, तो पहले ये बताओ कि आजादी के पहले जब कानून बनते थे तो कौन बनाता था। हाँ, प्री इंडिपेंडेंस कानून कौन बनाते थे, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स जब कानून बनाते थे तो किसी कानून में इंडियन लिखते थे और किसी कानून में इंडियन नहीं लिखते थे, चलेगा। लेकिन आजादी के बाद जितने भी कानून बने हमारे देश में, वो किसने बनाए, हमने बनाए। अब बताओ, अगर इंडिया की पार्लियामेंट में कानून कहाँ बनते हैं आपको मालूम है, पार्लियामेंट में। इंडिया की पार्लियामेंट में इंडिया के एमपीज ने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट में इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस ने इंडिया में इंडिया के लिए, इंडियन सिटीजन्स पे लागू होने के लिए इंडियन लॉ बनाया। तो जब सब कुछ ही हमारा, हमने हमारे लिए, हमारे घर में हमारे लोगों के लिए और हमारे लोगों के द्वारा बनाया है, सब कुछ ही हमारा है, तो इसमें इंडियन शब्द का टैग लगा के क्या मिल जाएगा, तो मालूम ही है कि इंडियन है। इसमें क्या नया है कि ये इंडियन है, इंडियन ही है वो तो। सोच के देखो, ये आप सब मेरे घर पे मिलने आए एक दिन सर से, चलो मिल के आते हैं सर से, घर मिलने आए, मिलने आए तो मैंने मेरे बेटे को आवाज़ लगाई, मान लो मेरी शादी भी होगी और मान लो मेरा बेटा भी हो गया, दोनों ही चीज़ मान लो, ठीक। तो मान लो मैंने मेरे बेटे को आवाज़ लगाई, मान लो मेरे बेटे का नाम है राज, तो मैंने आवाज़ लगाई कि राज बढ़ जात्या, बेटा देखो तो सब अंकल लोग आए हैं या भैया दीदी आए हैं, ठीक। या आप सीए बन चुके हो, तब तक आप बड़े हो गए 28-30 साल के। मैंने कहा राज, राज बढ़ जाती है, आओ जल्दी आओ, सब अंकल लोग आए हैं, आंटी आई हैं। तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे इस बात पे कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और ऊपर सेकंड फ्लोर में मेरा बेटा अपने कमरे में खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तो मैंने आवाज़ लगाई कि राज बढ़ जाती है, नीचे आओ। किस बात पे हंसी आई आपके मन में, बढ़ जाती है क्यों लगा रहे हो सर। अपने बेटे को कोई भी पूरे नाम से कहाँ बुलाता है कभी, बोलो हाँ। बड़जात्या की टैगिंग घर के घर में क्यों करूंगा मैं, जब जानते ही हूं कि मैं मेरे राज को आवाज लगा रहा हूं। मैंने मेरे राज को मेरे लिए मेरे घर में अपने घर के अंदर आवाज लगाई है, मेरे बनाए हुए बेटे को। अरे बात समझ, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है ही ऑब्वियसली, मेरी पत्नी बहुत लॉयल है, मेरा ही बेटा है, समझना बात को। तो मुद्दा ये है कि उसमें फिर मेरे को बड़जात्या लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन वही मेरा बेटा अगर कॉलोनी के उद्यान में, गार्डन में क्रिकेट खेल रहा है या फिसल पट्टी पे फिसल रहा है, गेम खेल रहा है, और हमारी कॉलोनी के 50-100 बच्चे मैदान ग्राउंड में हैं उस समय, गार्डन में, और उन 50-100 बच्चों में से 7-8 बच्चे हैं जिनका नाम राज है, और मैं गार्डन के बाहर खड़े होकर आवाज लगाऊं कि राज बेटा चलो अपने को पिक्चर चलना है, तो क्या 7-8 राज आ जाएंगे। तब मेरे को क्या बोलना चाहिए, राज बढ़ जात्या। घर के बाहर आवाज लगाऊं तो एक बार बढ़ जात्या बोलना पड़ भी सकता है, पढ़ भी सकता है, जरूरी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन घर में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता है, घर में तो राज बोलने से काम हो जाएगा, अनलेस कि सर वो 7-8 कॉलोनी के राज भी घर में आए हुए हों। और फिर आपको अपने वाले राज को आवाज लगानी, वो तो खैर कुतर्क वाली बात है। बाकी आपको जो बात कह रहा हूँ वो समझ में आ गई। हम हमारे घर में अपने लिए बनाएंगे तो उसमें थोड़ी इंडियन लिखेंगे, सभी जानते हैं कि वो तो इंडियन ही है। इसलिए आज़ादी के बाद किसी भी कानून में इंडियन लगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आज़ादी के बाद के किसी भी कानून में इंडियन नहीं लिखा है। कल को कोई नया कानून आया और उसमें इंडियन लिख दे तो आप चिंता मत करना, क्योंकि जरूरत नहीं, लिख दे तो कोई, जैसे राज बढ़ जाते आवाज लगा दो तो पाप नहीं है,
पर जरूरत भी नहीं है। अब कल को कोई कानून आ जाए जिसमें लिखा हो इंडियन फलाना एक्ट और वो बन जाए 2028 में, तो आप उस दिन सोचोगे सर तो बोल रहे थे कि आज़ादी के बाद किसी कानून में इंडियन लगाया ही नहीं जाता है। मैंने ये नहीं बोला कि लगाया नहीं जाता है, मैंने कहा लगाने की जरूरत नहीं है। अब लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। हाल फिलहाल आज तक तो ऐसा कोई कानून देखने में नहीं आया जिसमें सरकार ने इंडियन वर्ड लगाया हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, टेक्निकली जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा, अपनी आगे की पूरी सेफ्टी करके चलता हूँ मैं, कल को आप मेरी बात काटने के लिए फोन लगाओ 4 साल बाद कि सर फाउंडेशन में तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये नया कानून बनाया सरकार ने, इसमें इंडियन लगाया है, तो माफ करना वो मौका भी नहीं दे पाऊंगा आपको। उसकी तैयारी भी मैंने पहले से कर ली। बोलो हाँ। कि भाई सरकार कल को लगा दे, कोई पगला हो और बोले लगाना चाहिए, लगा दो तो लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम कह रहे हैं कि लगाना पाप नहीं है, लगा दो तो चलेगा, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पर बात करो। बोलो हाँ। विजडम क्रिएट हो रही है, इंटेलेक्ट और लीगल दिमाग से सोचो। ऐसा बोलना चाहिए कि आगे जाके भी बात ना कटे। लॉयर किसको बोलते हैं? जिसके बात कोर्ट में कटे ना, उसी को लॉ का दिमाग बोलते हैं। बोलो हाँ। वो बोलो, वो लिखो कि आपका आंसर में से कुछ भी कटने की गुंजाइश नहीं हो, मार्क्स। आ रही समझ में? है ना लॉ का दिमाग। कमिट किया था आपको पहले दिन, एलएलबी लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। शार्प बच्चा है, बहुत बढ़िया। तो आज़ादी के बाद के किसी भी कानून में इंडियन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जनरली देखने में भी नहीं आता है। अब दो प्रश्न तो अभी भी वहीं के वहीं हैं कि आज़ादी के पहले जो हमारे कानून बने उनमें किसी में इंडियन लिखा है और किसी में इंडियन नहीं लिखा है, तो क्या इसे हम इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे? बोलो हाँ। इसे इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे। अगर एक मैच में सेंचुरी मारूं, फिर 15 मैच नहीं चलूं, फिर एक आध मैच में 50 60 70 रन मार दूं, फिर 15 मैच नहीं चलूं, तो आप बोलोगे कि क्या प्लेयर है यार, कंसिस्टेंट है? नहीं, आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट है। एक मैच चलता है फिर 15 मैच नहीं चलता है, ऐसे को खिला के क्या करेंगे? तूने एक बार 300 मार दी करुण नायर, फिर उसके बाद चल ही नहीं रहा है भाई, तो फिर कैसे? मौका भी दे दिया, अब तो 3 3 मैच लगातार मौका दे दिया, तो अब तो गड़बड़ हो गई ना यार। इंडिया हार थोड़ी बर्दाश्त होती है। इंडिया के फैंस तो आपको मालूम वैसे भी क्रेजी हैं। दे दिया मौका। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि आदमी को कैसा रहना पड़ेगा? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं कि आप हमेशा एक जैसा काम करो यार। तो एक जैसा काम कब होता? जब आजादी के पहले हर कानून में इंडियन लिख देते हैं, लेकिन इनने साला इनकंसिस्टेंसी कर दी। किसी में तो इंडियन लिखते थे ब्रिटिशर्स और किसी में इंडियन नहीं लिखते थे। तो ये कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी है? तो फिर ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है? जवाब दो। तो बोले सुनो, आप जवाब दोगे कि मैं जवाब दूं? ट्राई करना चाहोगे? हाँ तो था, मतलब पहले एक क्लास में था। हाँ था, ऐसा हो ही नहीं सकता। करुण नायर। नहीं, करुण नायर से अपने कोई पर्सनल वो नहीं है सक्षम, पर चक्कर क्या है कि इंडिया की हार बर्दाश्त नहीं होती ना यार। अब कल का मैच कितना प्यारा था, सिर्फ 22 रन से हारे। शुरू में थोड़ा लोग टिक जाते ये लोग, तो क्या हो जाता। चलो, अपन तो चाहते हैं कि इंडिया टीम में कोई भी बंदा खेले तो वो चले और इंडिया को जिताए। मैं तो क्यों, अभी भी खिला लो, कोई दिक्कत नहीं, बस चलना चाहिए। खैर, वापस आओ। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या राजा? दिव्य, बहुत बढ़िया बेटा, सही बोला। देखो, जब ब्रिटिशर्स कानून बनाते थे तो सिर्फ भारत के लिए थोड़ी बनाते थे यार। ब्रिटिशर जब कानून बनाते थे वो उनके खुद के देश के लिए भी बनाते थे। उनके देश का नाम ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, जो बोलना है बोल लो, और भारत का नाम भारत। तो इनके लिए भी बनाते थे और अपने लिए भी बनाते थे। जब उनके लिए कानून बनाते थे और हमारे लिए भी कानून बनाते थे, और कानून का नाम भी सेम होता था और उसका ईयर भी सेम होता था, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि नाम भी सेम और ईयर भी सेम। मान लो उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन ने एक कानून बनाया जिसका नाम है एविडेंस एक्ट, और कब बनाया? 1872 में। और उन्होंने, ब्रिटेन वालों ने, इंडिया के लिए भी कानून बनाया, उसका नाम एविडेंस एक्ट, और कब बनाया? 1872 में। तो क्या एविडेंस एक्ट नाम के दो दो कानून हो गए? तो बोले नाम भी सेम और ईयर भी सेम। अब अगर ब्रिटिश कोर्ट में बैठेंगे तो ब्रिटिश कोर्ट में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? मैंने उस दिन वो एग्जांपल से पूरी एक्टिंग करके बताई थी, आप बैठे थे उस दिन, याद करो। कि मान लो यहाँ पर ब्रिटिश कोर्ट, ऐसे उन्होंने एक और कौन कानून बनाया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और एक और एक्ट बनाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये वाला किसके लिए बनाया? ब्रिटेन के लिए। और ये वाला इंडिया के लिए। तो क्या नाम सेम है? बोले हाँ नाम सेम है। क्या ईयर सेम है? बोले हाँ ईयर भी सेम है। तो नाम और ईयर दोनों सेम है। तो अब चक्कर क्या पड़ता था कि कोर्ट किसकी लगती थी भारत में?
कोर्ट ब्रिटिशर्स की लगती थी। तो वो ब्रिटिश जज यहाँ पे बैठा है, मान लो जज का नाम रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स नाम का जज यहाँ बैठा है, वो सफेद चोटी लगा के, याद आ रहा है ब्रिटिश जज पुराने जमाने का, ऐसी सफेद चोटी वाली वो टूपे पहन के, उसको क्या बोलते हैं? टूपे। क्या बोलते हैं? टूपे। उसी से हमारा हिंदी शब्द बना है टोपी। हिंदी में टोपी शब्द है ही नहीं ना, हिंदी भाषा में टोपी शब्द है ही नहीं, क्योंकि हिंदी वालों ने कभी किसी को पहना ही नहीं। सुन रहे हो बात को? हिंदी में टोपी शब्द नहीं है, हिंदी में गिलास भी नहीं है। गिलास कहां से आया? इंग्लिश के शब्द ग्लास से। तो ग्लास से हमारा क्या बन गया? एक गिलास पानी दे दे। गिलास कुछ भी नहीं होता है, क्या होता है? ग्लास। हमारे यहाँ तो क्या बोला जाता था? एक ही वर्ड, चाहे कटोरी हो, चाहे थाली हो, चाहे गिलास हो, पात्र बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? पात्र। पात्र में भरकर पानी ला दो, संस्कृत या हिंदी में बोलो। हाँ, ये गिलास शब्द अंग्रेजों से आया, इंग्लिश से। ग्लास का गिलास बन गया, उसी तरह से टूपे का टोपी बन गया। ठीक, तो ये टूपे पहनते थे, सफेद रंग के टूपे, चोटी। और जज बैठा है यहाँ पे, जज का नाम रॉबर्ट्स। अब इस तरफ है मान लीजिए एंडरसन, और इस तरफ है रामदयाल। तो एंडरसन ने केस लगाया रामदयाल के ऊपर। मिलॉर्ड, एंडरसन बोल रहा है, मिलॉर्ड, this Ramdayal has breached a contract, violated a contract with me, and under Contract Act 1872, I am filing a case under Section 25 of the Contract Act 1872. कौन बोला? एंडरसन। तो जज ने बोला, रॉबर्ट्स ने, रामदयाल, तुम पर आरोप है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 25 की उल्लंघन की है। क्या तुम अपनी गलती मानता है? मैं बाप, मी कोणी वायलेशन, कोई उल्लंघन नहीं कियो, मन्ने कोणी सेक्शन 25 नहीं मालूम। मारे तो इतना मालूम है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 16 के तहत जो करियो सब सही करियो। ओ दिस इज अटर कंफ्यूजन, तुम कौन से एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है? बोले हजूर, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे लिए बनाए गए हो भारत वालों के लिए। तुम कौन से कॉन्ट्रैक्ट, विच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर यू टॉकिंग अबाउट एंडरसन? बोले माय लॉर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Oh my God, these two contract acts, the name is similar, the year is similar. This is so confusing. कौन परेशान हो रहा है? रियल लाइफ प्रॉब्लम बोलो, मजाक नहीं। रियल लाइफ प्रॉब्लम किसको आ रही है? जजेस को आ रही है। रियल लाइफ प्रॉब्लम लॉयर्स को आ रही है। एक्ट का नाम भी सेम और ईयर भी सेम। तो बोले वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजो भैया, ब्रिटिशर्स को बताओ कि यार आप एकदम सेम मत रखो नाम। तो बोले एक काम करते हैं, जब नाम और ईयर दोनों ही सेम रहेंगे और कंफ्यूजन हो जाता है, तो बोले फिर जो इंडिया वाला होगा उस पर इंडिया लगा देंगे, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दो एक्ट बने, एक का नाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरे का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब जिसको भी केस लगाना है वो ढंग से साइटेशन करेगा, रेफरेंस देगा, तो कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 25 का वायलेशन हुआ है या 16 का हुआ है, जो भी हुआ है। आया समझ में? और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस लगाएगा, मतलब वो दो ब्रिटिशर्स के बीच में है या कहीं ना कहीं दूसरा झगड़ा है, वो आ गई बात समझ में? लेकिन जब ईयर अलग अलग हो, ईयर अलग अलग हो, जैसे उन्होंने उनका सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया भी, उनका भी इसके ऊपर कानून बनेगा गुड्स बेचने के ऊपर। तो उनने सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया कब? 1925 में, मान लो। और हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना भारत वालों के लिए? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो क्या एक्ट का नाम बिल्कुल सेम टू सेम है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट? लेकिन उनका, इंग्लैंड वालों का 25 में बना है और इंडिया वालों का 1930 में बना है। कोई आके कहे कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत मुझे केस करना है, तो कोई कंफ्यूजन है क्या? बोले 1930 मतलब समझ गए, इंडिया वाले लॉ के तहत केस करना है। तो ईयर अलग अलग हो तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता था ना। तो ब्रिटिशर्स के समय कानून जब बनते थे तो दोनों के लिए कानून बनते थे, वो अपने देश के लिए भी बनाते थे और भारत के लिए भी बनाते थे। और जब उनके देश का और हमारे देश का कानून का नाम भी सेम और ईयर भी सेम होता था, तो फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंडिया वाले में इंडियन टैग लगाना पड़ता था कि ये इंडियन है। लेकिन जब ईयर अलग हो जाता था तो ईयर से काम चल जाता था। अब जब दो बच्चे किसी माँ के सेम टू सेम एक साथ पैदा हो, जुड़वा, और आइडेंटिकल ट्विन्स हो, बिल्कुल एक जैसे दिखते हों, तो फिर दोनों को बहुत सारा पाउडर लगाने के बाद एक को यहाँ पे टीका लगा देती है और एक को यहाँ पे टीका लगा देती है। तो जिसको यहाँ पे लगाया वो बड़ा वाला ऊपर, जिसको यहाँ पे लगाया वो छोटा वाला। बोलो हाँ, ताकि पहचान हो जाए।
ठीक। लेकिन जब जब दो बच्चों में 1 साल का गैप हो, 2 साल का गैप हो, 5 साल का गैप हो, तो फिर माँ को कभी प्रॉब्लम आती है क्या आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा बड़ा वाला है कौन सा छोटा वाला? क्यों? क्योंकि ईयर का अंतर है। लॉजिक क्लियर है ना? बोलो हाँ। तो कंफ्यूजन कब होता है? जब नाम और ईयर दोनों सेम होते थे। जब ईयर ही अलग हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में? तो क्या ऐसे कुछ एक्ट हैं जो ब्रिटिशर्स और हमारे साथ साथ में बने? बोले हाँ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, जैसे एविडेंस एक्ट, जैसे पीनल कोड, जैसे स्टैम्प एक्ट। तो बोले जब ये एक्ट साथ में बने तो हमारे वाले में उनने क्या वर्ड यूज कर दिया? इंडियन। और उनके वाले में छोड़ दिया। उसमें ब्रिटिश लिखने की जरूरत ही नहीं, दो तो है, एक में इंडियन लिख दिया, मतलब जो दूसरा है वो ब्रिटिश है। चलो। और जब उनने हमारा और उनका कानून अलग अलग ईयर में बनाया, बनाया उनने ही, बनाया इंडिपेंडेंस के पहले ही, पर जब अलग अलग ईयर में बनाया, तो फिर जब ईयर अलग था तो इसका मतलब एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंग्लैंड में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसका ईयर अलग होगा। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इंग्लैंड में भी होगा, लेकिन उसका ईयर अलग होगा। आया समझ में? आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जब उनका और हमारा ईयर अलग था तो फिर इंडियन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ईयर से याद रह जाता था कि ये इंडिया वाला है। ये है कॉन्सेप्ट भैया। अब आपको आपका जो एक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जब तक हमको कोई ये नहीं बता दे कि इसमें इंडियन क्यों है, तब तक पढ़ना शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बताओ। वाई करना सीखे ना अब। भाई मैं ये प्रश्न नहीं उठाता तो कभी आपकी बुद्धि इस तरफ दौड़ती कि इस पे भी प्रश्न उठना चाहिए और इस पे भी चर्चा होनी चाहिए पूरी 360 डिग्री? सोच के बताओ। कितने अंधेरे में रहते हैं। आपको लगता है बढ़िया तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़िया पढ़ाने में और कहने में कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, इसमें अंतर है कि नहीं है? हरी बात समझो। और बढ़िया पढ़ाने के लिए मेहनत मांगता है कि नहीं मांगता है? अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ या मेरे को फ्री में गला भगवान ने फ्री में दिया है, एनर्जी फ्री में दी है, मेहनत लगी कि नहीं लगी? इतना सारा बोला, एफर्ट लगी इसमें, बोलो हाँ। और ये एफर्ट में बचा ले जाता आपको तो फिर भी लगता है कि अच्छा पढ़ाया और सीधे सीधे चालू कर देता। पर ऐसे काम नहीं चलता दादा। आ गई बात समझ में? आ गई? अब गले गले तक उतरा। अब बोलो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है ना? अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट तो प्यार से बोल देते हैं अपन, लेकिन अगर पूरा नाम बोलो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं। वो तब का बनाया हुआ जो ब्रिटिशर्स थे। तो सर वो हटा के नया बना लो ना खुद का। आजादी के बाद अब नया बना लो नए जमाने का। अरे बोले जरूरत पड़े तो बनाए ना। अब ऐसे तो अंग्रेज बहुत सारी टनल भी बना के गए हैं, बहुत सारे ब्रिज भी बना के गए हैं, तो क्या तोड़ दें? अरे चल रहा है तो चलने दो, अगला बना ही गया है तो काय को डिस्टर्ब करो। अच्छा बना के गया है तो चलने दो। हाँ जिस दिन जरूरत पड़ेगी कि पुराना हो गया है आज के जमाने के हिसाब से चल नहीं रहा है इसके अंदर, उस दिन पूरा नया बना लेंगे। आया समझ में? तो ब्रिटिशर्स ने बनाया है इसलिए हम ये, मतलब मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको एक शर्ट दिया, ठीक, बढ़िया शर्ट दिया महंगा, 2,500 का, और उसके बाद आपका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो शर्ट को भी आग लगा दोगे क्या? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आग लगा देंगे? पहनेंगे। हमने भी तो इतने गिफ्टें दी हैं उसको। बोलो हाँ। अरे भाई ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ कुछ करके गए तो हम उनकी हर चीज को खराब कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, बिगाड़ देंगे क्या? नहीं। क्यों? हमने भी तो इतना लुटवाया है अपने आप को, सब तो ले गए हमारे यहाँ से। तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर भी गए अगर, तो ठीक है, कर लिया तो कर लिया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी उनने। आया समझ में? आया? तो बने रहने दो उनके ब्रिज, बने रहने दो उनके कानून, बने तो बने रहने दो, काम ही आ रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश कानूनों को छेड़ने की जरूरत नहीं। हाँ जहाँ जो कानून लगता है कि अभी पुराना टाइप का हो गया है, अभी आज के जमाने के हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो बदल देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कोई बात ही नहीं कि कोई सूटेबल नहीं है। आज भी चली रही पार्टनरशिप बिल्कुल। इसलिए पार्टनरशिप के कानून, कॉन्ट्रैक्ट के कानून आज भी वही हैं जो ब्रिटिशर्स बना के गए। क्या आपके एक और प्रश्न का जवाब आया इतने पूरे एक्सप्लेनेशन में? मेटाफोरिकली मन में प्रश्न तो उठ सकता था कि सर अब तो आजाद हो गए हैं, हटाओ ना सारे ही ब्रिटिश कानून हटा दो जो अंग्रेज बना के गए हैं, पूरे के पूरे नए बनाने में जाता क्या है? तो उसका जवाब आया कि नहीं आया ये बताओ। राजस्थान से हो? कहाँ से हो? इंदौर के ही है? अरे वाह यार, कहाँ से? अरे वाह, पास में ही। मैं गुमाश्ता नगर रहता हूँ। मानिक बाग इधर चौथराम स्कूल होगा पास में। मानिक बाग ओवरब्रिज, सिंधी कॉलोनी, किस तरफ एग्जैक्टली? हाँ 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 हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब नई दुनिया प्रेस की गली में, उसमें डाइस पार्क। बहुत बढ़िया। अपन तो पास पास के ही हैं, मतलब चलेगा। और बाकी इंदौर के कितने बच्चे हैं? 2 3 4?
एक दो तीन चार, बाकी बाहर के हैं सारे, तो हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है चलेगा। ध्यान रखना है ना हॉस्टल में, अपने खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना। बाहर के बच्चे क्या उटपटांग खा लेते हैं, फिर हर साल ये होता है कि 10 में से 4 बच्चों को या तो टाइफाइड हो जाता है या वो जॉन्डिस हो जाता है। फिर उनके महीने भर की पढ़ाई छूट जाती है, 2 महीने की, फिर बोलते हैं सर हमारी पढ़ाई छूट गई, क्या करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट खाना पीना है, समझना बच्चा है ना, तो बाहर का फालतू खाना मत। बाहर का खाना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं जगह बता दूंगा कि बाहर का खाना हो तो यहाँ जाना, इस जगह का खाना। मेरा कोई कमीशन नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ की शुद्ध, भाई मैं खुद भी वहीं का ही खाता हूँ, मतलब ऐसा शुद्ध जगह है, वहाँ खाओ तो अपने को मालूम है कि ये मिलावट नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि बाहर के बच्चों की केयर करना बहुत जरूरी रहता है। एक 15 दिन भी बीमार पड़ जाओ और अगर कोर्स पीछे छूट जाए ना, तो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने को स्वस्थ रहना। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं थी ये बात, आपके माता पिता भी समझाते ही होंगे, पर हम भी बड़े भाई होने के नाते मैंने कहा यार बाहर के बच्चे हैं, अपने बेटे बेटियां हैं सब, तो मैंने कहा लगे हाथ ये बात बोल दूं। चलो भाई ये सब तो बातें हो गई। ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो तो मौज कर रहे हैं, अपने घर में ही बैठे हैं, घर का ही खाना आता है उनको, मम्मी लाके देती कमरे में, बेटा तू तो पढ़ पढ़ बस, खाना भी टेबल पे, कोई बात नहीं। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट कर चुके, तो सबसे पहले तो इंडियन वर्ड समझ में आ गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दूसरी चीज ये है कि अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं कि भाई पार्टनरशिप एक्ट का स्कोप क्या है, मतलब कहाँ लागू होता है, कब से लागू हुआ, कैसी क्या है, ये सब बातें चालू कर देते हैं। स्कोप, तो पहला, द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इस पे बात करते हैं। चलो, द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इसका क्या अर्थ है कि ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है। एक्सटेंड का क्या अर्थ है, वो तो ठीक है, वो तो अपन ने की थी। एक्सटेंड शब्द का क्या अर्थ है, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है, तो फैला हुआ मतलब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो फैला हुआ मतलब यार ये तो बहुत आलसी एक्ट है। अपना कोई दोस्त घर में आए और सोफे पे फैल जाए तो अपन बोलते हैं यार तू तो जहां जाता है फैल जाता है, तो ये तो गलत है, तो लेजी एक्ट है। बोले यहाँ वैसा वाला फैला हुआ नहीं है, फैला हुआ मतलब स्प्रेड, स्प्रेड मतलब कहाँ कहाँ तक इसकी रीच है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो बोले पूरे भारत में फैला हुआ है। अब मजे की बात यह है कि ये जो लाइन लिखी है थ्रू द होल ऑफ इंडिया, ये होल ऑफ इंडिया लाइन एक्ट कब बना था, तो क्या ये तब से ये लाइन लिखी हुई है एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, लाइन तो तब से ही लिखी हुई है, लाइन तो तब से लिखी हुई है कि द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। लेकिन ये लाइन कितनी बार बदली है और कितनी बार इस लाइन के इंटरप्रिटेशन बदले हैं, इस पे बात करने में मजा आएगा ना यार, 360 डिग्री। इतना सा पढ़ा के छोड़ देने में थोड़ी मजा आएगा कि ये एक्ट पूरे भारत पे लागू होता है। आया बेटा, बोलो मेरे साथ, बोलो द एक्ट, बोले द एक्ट एक्सटेंड्स, द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। आया समझ में, रटा गया, हट। हाँ भाई वो तो ठीक है, वो तो रटने का काम तो घर पे भी कर सकते हो, और इतनी बार बोल दो, इतनी बार समझा दो कि रटाई जाए अपने आप एफर्टलेसली, ऐसे नहीं पढ़ाना। आप तो चीर फाड़ करो। तो चीर फाड़ बोलती है कि भाई इंटरप्रिटेशन दो हर चीज का। तो ये होल ऑफ इंडिया शब्द कितनी बार चेंज हुआ है, कितनी बार इसके इंटरप्रिटेशन बदले, ये समझाओ। तो बोले जब 1932 में ये कानून लागू हुआ था तब का होल ऑफ इंडिया अलग था, और वो इंडिया बार बार बदला है। पूछो क्यों, क्योंकि 1932 में भारत बहुत दूर दूर तक फैला था। म्यांमार वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, याद आ रही है। तो तब पेशावर, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, क्या होल ऑफ इंडिया में ये भी आते थे। तो मुल्तान रावलपिंडी में कोई पार्टनरशिप बनती थी फर्म, तो क्या ये वाला एक्ट लागू होता था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि होल ऑफ इंडिया में तब वो भी होल ऑफ इंडिया में आता था, पूरा इंडिया था वो, बोलो हाँ। फिर 1932 से लेके 1937 तक तो यही चला, फिर 37 में बर्मा भारत से अलग हो गया, म्यांमार, तो फिर होल ऑफ इंडिया शब्द का अर्थ बदल गया, होल ऑफ इंडिया, लेकिन बर्मा उसका पार्ट नहीं है, तो बर्मा में जितनी पार्टनरशिप फॉर्म है उनके ऊपर ये वाला एक्ट लागू नहीं हो रहा है। चलो 37 में ये हुआ, फिर 37 से लेके 47 तक होल ऑफ इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता था, मतलब ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लेकिन जब 47 में भारत के टुकड़े हो गए तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो हो गए और बचा बीच का भारत। तो क्या फिर जितना भारत बचा वो होल ऑफ इंडिया बचा, बाकी अलग हो गया। ठीक, उसमें भी जितना ब्रिटिश इंडिया था, जितना ब्रिटिश इंडिया था उतने में ही लागू हो रहा था। तो गोवा में पोर्चुगीज का राज था, पुडुचेरी में फ्रेंच का राज था, तो वो आ ही नहीं रहे थे इसके दायरे में।
वहां भी देखो आप इंटरप्रिटेशन। गोवा 1961 में आजाद हुआ, आपको मालूम है? गोवा पोर्चुगीज थे वहां पे, तो 1961 तक लागू ही नहीं हो रहा था वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि पोर्चुगीज का राज था। पुडुचेरी में फ्रांस का राज था, अपन जिसको पौंडीचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी नाम बदल गया उसका। आज भी वहां के लोगों को बाय डिफॉल्ट फ्रेंच सिटीजनशिप मिलती है। वो फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो एक वोटिंग यहाँ भी होती है इंडिया में, पुडुचेरी में, और पुडुचेरी के लोग वोट डालते हैं और उनके वोट की काउंटिंग वहां होती है, और वहां के चुनाव में यहाँ के वोट्स भी काउंट होते हैं। एवरी पुडुचेरी का रेसिडेंट इज अ फ्रेंच रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट। जो भी पुराने लोग या जो भी उनके रूल है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर हाँ ऐसा है, वोटिंग होती है यहाँ पे। आगे समझ में जो मैं बोल रहा हूँ वो मजा आया सुन के? तो क्या ये होल ऑफ इंडिया शब्द के इंटरप्रिटेशन बार बार बदले, बार बार बदले? और जम्मू एंड कश्मीर जब अलग हुआ था आजादी के समय, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। तो हमने, इंडिया ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी इस बात का सम्मान करते हैं, महाराजा हरी सिंह का। फिर लेकिन पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी और कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा कब्जा कर लिया। तो हरी सिंह को समझ में आया कि इंडिया ने तो हमारा सम्मान रखा लेकिन पाकिस्तान ने नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि इन दो बड़े देशों के बीच में हमारी इतनी सी कश्मीर को बचाना तो बहुत मुश्किल है, तो बेटर है कि किसी एक देश में शामिल हो जाओ। तो हरी सिंह कहाँ शामिल हो गए? इंडिया में। तो टेक्निकली कश्मीर का राजा अगर इंडिया में शामिल हुआ है तो पूरा कश्मीर किसको मिलना चाहिए? इंडिया को। लेकिन जो बचा कश्मीर है, जितना पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, पीओके, वो हम हथिया के, लड़ झगड़ के और उनकी सेना को भगा के लेने ही वाले थे। इतने में नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशंस और बोले ये विवाद हो गया, तो उन्होंने कहा इसको हल करेंगे। और तब से आज तक वो बाउंड्री खींची हुई, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उतना पीओके है और इतना जम्मू एंड कश्मीर है। तो इसमें गलती किसकी? जब आपसी मामला था तो थर्ड पार्टी को किसने डाला? नेहरू जी ने। पर अपन काहे को बीजेपी कांग्रेस की बात करके डायरेक्ट पता चले आपको कि मेरे को बीजेपी पसंद है, काहे को बताऊं मैं डायरेक्टली? है अच्छा लगता है कि अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डायरेक्टली बता दो बच्चों को? हाँ यार, आया समझ में? अपने को तो भाई देखो, अपने को तो एक काम करने का, जीवन में पैसा कमाना है कि नहीं? हाँ या ना बोलो? इतना कि इतना, बहुत सारा, बहुत सारा। तो बहुत सारा पैसा किसकी कृपा से प्राप्त होता है? लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी की कृपा से, बोलो हाँ। और लक्ष्मी जी काय पे बैठती हैं? कमल पे। तो लक्ष्मी जी बैठे हैं, उसके लिए आसन तो लगाना पड़ेगा ना। जब आसन लगेगा, कमल खिलेगा, तब ना आके देश में लक्ष्मी जी बैठेंगी। बोलो हाँ, और देश में हर आदमी को पैसा मिलेगा। तो कमल को बिठाओ आप। आगे बात समझ में? अपन काय को कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी पार्टी का प्रचार करो? हाँ सर, गलत कर रहे हो बाकी आप। टीचर को तो न्यूट्रल न्यूट्रल होना चाहिए ना। ऐसे कैसे न्यूट्रल होना चाहिए? टीचर की अपनी आइडियोलॉजी नहीं हो सकती क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? ये कोई बात हुई क्या? पर मैंने फोर्स किया क्या? न कोई ऐसे डायरेक्ट प्रचार कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि लक्ष्मी जी आशीर्वाद हाथ से देती है और हमको लक्ष्मी जी को आशीर्वाद का हाथ चाहिए, तो आप हाथ को भी दे सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। तो बात बनाने की बात। किसी के चाचा वगैरह, किसी के अंकल कांग्रेस पार्टी में, तो अभी बुरा मान जाए, वो ज्वाइन ही नहीं करे अकेडमी। तो मजाक की बात है, अपन तो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, तो मजाक की बात है। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस बीजेपी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को कांग्रेस है तो वो कोई ऐसा थोड़ी कि उससे अपना बैर है। अच्छा है, मैं तो क्यों, दोनों तरह के लोग होने चाहिए। विपक्ष होगा तभी तो पक्ष का मजा आएगा। पर ठीक है, हम बीजेपी वाले हैं, इसमें हमको कहने से कोई परहेज नहीं है। खैर, वापस आओ। तो मुद्दा ये है कि ये एक्ट में जो होल ऑफ इंडिया वर्ड आया है, इसका इंटरप्रिटेशन कितनी बार बदला ये बताओ? कई बार। 32 में अलग था, 37 में बदला, 47 में बदला। जम्मू एंड कश्मीर जब भारत में आया तो इस शर्त पे आया कि आपके कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे, जो हम बनाएंगे वो लागू होंगे। बोले ओके। तो फिर हमारा कोई भी कानून वहां लागू नहीं होता था, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता था। आर्टिकल 370 और 35 है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला था। तो क्या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होता था वहां पे कि नहीं होता था? बोले नहीं होता था। तो फिर 47 से लेके 2019 तक क्या लाइन थी? बोले द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो तू बोल रहा था बेटा। ठीक। लेकिन 2019 में, 5 अगस्त 2019 को संसद के पटल पे खड़े होकर अमित शाह ने बोला था, याद करो छाती ठोक के, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे। याद है? छोटी हाइट के मोटे आदमी ने, मेरे को मत देखो, एक और है ध्यान से, अमित शाह। तो उसने खड़े होकर बोला था कि नहीं बोला था? क्या? कि कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए जान दे देंगे। और उसके बाद धारा 370, आर्टिकल 370 और 35 ए क्या कर दिया था? एब्रोगेट कर दिया था। क्या कर दिया था? एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ होता है रद्द, और एक और वर्ड होता है रिपील, इसका भी अर्थ होता है रद्द। REPEAL, इसको ऐसे पढ़ते हैं, री, र में छोटी की मात्रा, प में बड़ी की मात्रा, और ल, रिपील, अथवा
एब्रोगेट, एब्रोगेट या रिपील। अपील अलग होती है, हाउ इज दैट, अपील करते हैं क्रिकेट में, वो अपील अलग है, या हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, अपील अलग है। सुनने में एक जैसे हैं, रिपील अपील, पर अलग अलग वर्ड है। अपील नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ, रिपील। रिपील यानी रद्द कर देना, या एब्रोगेट का अर्थ भी होता है रद्द कर देना। ठीक, तो कौन सी धारा रिपील कर दी या एब्रोगेट कर दी थी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो क्या कर दिया भारत सरकार ने, खत्म। अब स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया तो क्या भारत के सारे कानून लागू हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन भी और दूसरे दूसरे सारे कानून, तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी लागू हो गया। तो सबसे पहले खुश आदमी मैं था, बहुत सारे लोग खुश होंगे पर मेरे को मेरा मालूम है, आई वॉज द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट। मैंने तुरंत अपनी लैपटॉप निकाल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मेरे नोट्स थे उसमें ये जो लाइनें थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जहां जहां भी, that extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। तो the except the state of Jammu and Kashmir वाला पॉइंट था, उसको ऐसे कैसे ही कॉपी वो किया, सिलेक्ट, और डिलीट का बटन दबाया और फुल स्टॉप वहीं मार दिया। इंडिया के बाद फुल स्टॉप, और इंडिया के बाद फुल स्टॉप है, इंडिया के बाद किसी और की जरूरत ही नहीं हमको, खत्म। इंडिया मतलब इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू होता है, मतलब पूरे। तो क्या अब ये नया पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, क्या ये पूरे भारत पे लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कितने साल तक जम्मू एंड कश्मीर पे ये एक्ट लागू नहीं हुआ, 47, देखो 32 से 47 लागू हुआ, क्यों, क्योंकि तब तो पूरे इंडिया में आता था वो, ब्रिटिश पूरे में आता था, तो वहां भी आ जाता था। ठीक, पर फिर 47 से 2019 तक नहीं लागू हो रहा था, और 2019 के बाद फिर से लागू हो रहा है। तो ये जो होल ऑफ इंडिया शब्द है, इसका इंटरप्रिटेशन कितनी बार बदला है, उसमें भी ब्रिटिश इंडिया, पोर्चुगीज इंडिया और फ्रेंच इंडिया सब में अंतर पड़ा, आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। तो इतनी डेप्थ में होल ऑफ इंडिया वर्ड पढ़ने में मजा आया। अगर अपन इतना पढ़ के छोड़ देते कि भी पूरे इंडिया पे लागू होता है, कहाँ लागू होता है, पूरे इंडिया पे। चलो अगला पॉइंट, तो आपको लगता है बढ़िया पढ़ा, लेकिन समझ में आया, क्या पढ़ने बैठे हैं जल्दी बताओ। जादू, जो भी पढ़ाई करेंगे कैसे करेंगे, ठीक, दिमाग का दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है, दरवाजा खोलने का स्पेल क्या है, जल्दी बोलो, अलोह मोरा, एनीबडी, हैरी पॉटर, गुड, बहुत बढ़िया, तो अलोह मोरा ही है ना, तो अलोह मोरा बोलेंगे, दिमाग के सारे दरवाजे खोल देंगे। या दिमाग की बत्ती जलानी हो तो क्या बोलना पड़ेगा, ल्यूमस, और ज़्यादा तेज जलानी हो तो ल्यूमस मैक्सिमा। आ गई बात समझ में, तो अपन दिमाग की बत्ती जलाएंगे। हैरी पॉटर देखी हो तो काम आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वो स्पेल होता है, वो जादू की छड़ी होती है, छड़ी से आपने एक मंत्र बोला, मंत्र बोला तो वो काम हो जाता है। तो अपन जादू करेंगे भैया, जादू पढ़ना हो तो अपन पास पढ़ना। इसमें ये होगा कि पास तो हो ही जाओगे। मैंने आपसे बोला था ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद आ रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपको वैसलीन चाहिए, कोल्टार चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए कि ईथर चाहिए, ईथर चाहिए। तो ईथर की पढ़ाई करो तो जो नीचे के बाय प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जेली वगैरह, वो तो मिल ही जाएंगे। अगर आप विजडम की पढ़ाई करोगे, जादू की पढ़ाई करोगे, तो पास होना तो मिल ही जाएगा। पास होना बाय प्रोडक्ट होना चाहिए लाइफ में, डिग्री बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, डिग्री लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कभी, बोलो हाँ। अगर डिग्री जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने सारे डिग्री होल्डर बेरोजगार है, एक्सेप्ट कर रहे हो इस फैक्ट को भारत में। डिग्री अगर सब कुछ है तो डिग्री होल्डर्स तो बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब जो लोग भी कमा रहे हैं, या जो लोग भी आगे बढ़े हैं, वो किससे आगे बढ़े हैं, विजडम से, नॉलेज से, क्रिएटिविटी से। आलिया भट्ट 12वीं पास, ये सारे यूट्यूबर्स सीखे पढ़े लिखे हैं बहुत सारे, कुछ भी नहीं है, जरा जरा सी उम्र में, पर क्या बेतहाशा पैसा, भाई हम सोच नहीं सकते इतना पैसा कमा रहे हैं। तो या तो आदमी क्रिएटिविटी से आगे बढ़ता है, या विजडम से आगे बढ़ता है, नॉलेज से, इंटेलेक्ट से आगे बढ़ता है। डिग्री के पीछे भागोगे, बस पास करा दो एग्जाम तो निपट जाएगी फाइल, पास करा देंगे, बहुत ईजी है, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखो, है ना, लक्ष्य विजडम का रखना है अपने को। चलो ये बात मैंने आज फिर दोहरा दी। आज जो हमने पढ़ा, एक तो एक्ट का नाम समझा कि हमारे एक्ट का नाम क्या है, इंडियन, तो इसमें इंडियन वर्ड क्यों है ये समझ में आया, ठीक बराबर। और बाकी है तो पार्टनरशिप का ही कानून। और दूसरा, कहाँ कहाँ लागू होता है, तो बोले पूरे इंडिया पे लागू होता है, होल ऑफ इंडिया मतलब इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या मतलब विथ विथ द पैसेज ऑफ टाइम, क्या होल ऑफ इंडिया शब्द में बार बार इंटरप्रिटेशन बदले हैं, बदले हैं, कब क्या था कब क्या था, इस इतिहास के साथ पूरी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हमने इसकी पढ़ी। एक बार ऑनलाइन बच्चे फटाफट से मुस्कुरा के सूचित करें, अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन हो मुस्कुराने का, तो फटाफट से कि हाँ समझ में आया, है ना। हमारे यहाँ एक नियम है कि कुछ भी आ जाए तो मुस्कुरा के सूचित करना पड़ता है, चेहरे पे स्माइल कंपलसरी है, आया हो तो।
पानी पी लो फिर मुस्कुरा लेना। हाँ, अब। हाँ, शैलेंद्र भाई। हाँ, नाम बोल। वापस बोल। अब्दुल, अब्दुल भाई। बहुत बढ़िया। वहाब। हाँ। आया क्या नाम? दिव्य, दिव्य। नाम, नाम राजा। रमन से नाम ही तो पूछ रहे हैं सबसे, तो आपसे भी नाम ही पूछेंगे ना। गुस्सा नहीं। हाँ। सक्षम, बहुत बढ़िया। सक्षम सरनेम क्या लगाते हो? मनिहार। पनिहार, बहुत बढ़िया। श्रेयस। तो धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। 1 मिनट। सबसे पहले तो शैलेंद्र, अब्दुल, दिव्य, रमन, श्रेयस और सक्षम। 5 तो हमारे भाई लोग हो गए। बिटिया का नाम क्या है? तू तो अपनी गामा बैच की है ना, संदीशा। SANDEESH। संदीशा, हाँ। अंशिका, अंशिका। जैसे एक बार में याद नहीं होगा ना, 2-3 बार पूछूंगा। दिव्या। ओ हो। आप स्पेलिंग क्या लिखते हो? DIV लिखते हो? DIVYA लिखते हो आप? तो दिव्या। तो आप डबल लिखना चालू कर दो फिर। नहीं, पर या तो आप दिव्या हो या वो दिव्य है। आप दिव्य रहोगे पक्का, तो फिर आपको दिव्या बोलेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ। सेजल। श्रेजल। ओ हो। SHREJAL। ये नया नाम है यार, जिंदगी में पहली बार सुना। बढ़िया है। राधिका अग्रवाल। तो श्रेयस है ना, श्रेजल अलग अलग है। राधिका। अनु। ANU, अनु। बस शॉर्ट एंड स्वीट। ये बढ़िया है, अनु। पूरा नाम क्या है? ANU। अनुप्रिया पूरा नाम है? अच्छा, तो शॉर्ट में अनु बोल देते हैं। हाँ, अनुप्रिया गुप्ता। हाँ, अनुप्रिया। हेतल। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा है, मेरे को याद हो गए सारे नाम? एक आध बार और पूछने पड़ेंगे, उसके बाद हो जाएंगे 1-2 बार में। रमन, श्रेयस, अ, सक्षम, अब्दुल, दिव्य, शैलेंद्र, संदीशा, अंशिका, तेरा नाम तो याद रहेगा, श्रेजल, राधिका, अनुप्रिया, हेतल, और अपनी बिटिया मालूम है, दिव्या, डबल ए वाली। तू भले एक ही ए लिख, मैं डबल ए वाली बोलूंगा हमेशा। ऐसा, चलो। इतने नाम याद हो गए। थैंक यू सोनम, सक्षम। मैंने ऑनलाइन बच्चों के नाम भी याद कर लेता हूँ। एक हर्षिता है, दिवाकर है, जतिन है। रोज रोज आओगे ऑनलाइन क्लास में और कुछ ना कुछ लिखोगे, स्माइलिंग फेस बना के भेजते रहोगे, मुस्कुरा के सूचित करोगे, तो धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। तो कल को कभी मिले किसी मॉल में, मैं खरीदी कर रहा हूँ, आपको मैं दिख गया, तो मैं तो आपको पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिखता है मेरे को, पर आपको, आप मेरे को पहचानते हो। कभी आके मिलोगे कि सौरभ सर, मैं आपकी 2025 वाली बैच का बच्चा हूँ, सक्षम। तो मेरे को याद तो रहना चाहिए कि हाँ सक्षम, तेरा नाम रोज आता था, ऑनलाइन में पढ़ता था। तो ऐसे एक कनेक्शन बनता है। नहीं तो ऐसे तो क्या है, दुनिया में करोड़ों लोग एक दूसरे को, कईयों को जानते हैं, कईयों को नहीं जानते हैं, पर एक कनेक्ट बनता है तो अच्छा लगता है। इंसान इंसान से जुड़ने के लिए तो पैदा हुआ है इस धरती पे। तो आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। चलो, बाय ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे।